जी ये काजमी का उन्होंने सवाल पूछा है G4, मैं इसको जरा बड़ा कर लूं ताकि आप लोग भी देख लें। अच्छा बेटा मैं जरा क्वेश्चन भी बड़ा कर लूं। जी G4 है और इसका सोल्यूशन भी निकाल लेते हैं। सीधा आ रहा है उसको किया थोड़ा सा। ये काजमी एंट्री नंबर 7 पूछ रहे हैं आप। अच्छा बेटा जी एंट्री नंबर 7 फिनिश गुड्स उसने लेकर गया है वर्क इन प्रोसेस जॉब नंबर 2। जी काजमी ये यहां से आ रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है। Job number 202 in process, however, 2000 units are fully complete and were transferred to warehouse, while 300 units 70% complete are on this. तो अब जो 2000 यूनिट्स कंप्लीट हुए होंगे उनकी आपने एंट्री पास की होगी। सो फिनिश गुड्स डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट फॉर द 2000 फुली यूनिट्स। अच्छा बेटा मुझसे वो नहीं, मेरे जहन में नहीं रहा वो, ये आपकी बात। तो इसका अभी टी अकाउंट बना लें, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अभी टी अकाउंट बना लेते हैं बेटा, यहां पे बना लेते हैं। ये आप लोग साथ साथ हाथों में कैलकुलेटर रखिए। वर्क इन प्रोसेस 202 का अकाउंट बनाते हैं। वर्क इन प्रोसेस 202 का अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस 202 में होगा 30,000 ये प्लस 8,000 ये, और प्लस उसने कहा ओवरहेड अप्लाइड एट 25 पर लेबर आवर। तो 25,000 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 80 घंटे, 80 इंटू 25। तो ओवरहेड कितने के हो गए? 80 इंटू 25 2000 के, तो 31 प्लस 40 प्लस 2000। तो हमारा ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कितने का हो गया? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस हो गया 41,000 का। ओपनिंग तो सॉरी नील है, ओपनिंग नील है। मटेरियल आ गया 31,000 से, लेबर आ गई 8,000 से, और ओवरहेड्स आ गए 2,000 से। तो आपकी फिनिश गुड्स, अब आपने पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है ना, इक्विवेलेंट पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है। जॉब 102 however 2000 units were fully complete while 3000 units are 70% complete as to this। तो आप इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकालेंगे, 2000 फुली कंप्लीट यूनिट्स हैं प्लस 3000 का 70% है, तो आपकी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कितनी आ गई? 4100 आई बिलीव। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन 4100 आई। तो पर यूनिट कॉस्ट क्या आ गई? 41,000 डिवाइड बाय 4100, 41,000 divided by 4100, so per unit cost is how much? 10। तो फिनिश गुड्स को जो कॉस्ट ट्रांसफर हुई दैट इज 2000 इंटू 10, 20,000, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस काजमी ये 8.64 कहां आपके सामने किया? 41,000 कॉस्ट है। क्यों मटेरियल को सेपरेट क्यों किया आपने? क्वेश्चन में कहीं लिखा तो नहीं हुआ कि मटेरियल शुरू में लग रहा है या कहीं और लग रहा है? कहीं भी नहीं लग रहा बेटा, उसने कुछ नहीं बताया हुआ। उसने तो बताया हुआ 70% कंप्लीट, तो इसका मतलब ये 70% कंप्लीट एज टू मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड ऑफ ऑल। जी काजमी समझ आई बात की? अब मुझे आपकी एरर समझ आ गई है। आप मटेरियल 100% एज्यूम कर रहे हैं जबकि क्वेश्चन में कहीं लिखा ही नहीं हुआ कि मटेरियल 100% है। जी काजमी बताएं बेटा, अगर नहीं समझ आई तो माइक ऑन करूं। चलें ठीक है। ताहिर आपने कुछ पूछना था? जी जी किस किसने जो जो पूछना है प्लीज सवाल पूछ ले इस वक्त। आप लोगों के सवाल रिप्लाई करके मैं फिर आगे क्लास स्टार्ट करूंगा। हो गया, चले ठीक है जी। आज का होमवर्क क्या था महम? काजमी स्प्रिंग 2016 का पेपर हम अभी नहीं डिस्कस करेंगे, वो सेशन के एंड पे मैं अलग से करवाऊंगा। स्प्रिंग 2016 का पेपर
जी बताइए assumption। जी अस्सलाम वालेकुम काज़मी। वालेकुम सलाम सर, आवाज़ आ रही है? जी आ रही है बेटा, बताइए। सर थैंक यू। इसमें एक क्वेश्चन था, वैसे जनरली भी एक assumption उसकी लगती है। आपने उस दिन भेजा था जिसमें करंट प्रोडक्शन में लॉसेस वगैरह जो होते हैं हमने करंट प्रोडक्शन में लेते हैं, उसमें ओपनिंग लॉस नहीं होता। लेकिन अगर उसमें स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन में जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं उसमें परसेंटेज हम लेते हैं, तो हम सिर्फ इनपुट यूनिट्स ही लेते हैं, तो उसमें ओपनिंग के हम परसेंटेज वगैरह छोड़ देते हैं। तो उसमें किस सिनेरियो में हम यानी कि ओपनिंग और दोनों की इनपुट की कैलकुलेट करके परसेंटेज देंगे लॉसेज में? ठीक है जवाब दे देता हूँ। चलिए काजमी साहब ने एक जनरल सवाल पूछा है, उसको स्पेसिफिक भी कर लेते हैं। टेक्निकलिटी ज्यादा है, वाला समझ लें। ये हमारा स्टेज ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस है, ये स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन है। अब यहां सवाल ये पैदा होता है कि हमारे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स कहां खड़े थे। हमारा स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन है 60%। अगर तो मेरे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट 60% या उससे आगे खड़े थे, तो इसका मतलब है ये यूनिट्स पिछले साल इंस्पेक्ट हो चुके हैं, इनको इस साल इंस्पेक्ट नहीं करेंगे। और आपके सिलेबस में ज्यादातर जितने सवाल हैं उसमें ऐसा ही है। लेकिन अगर ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स यहाँ पे खड़े हैं, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के 5000 यूनिट्स हैं और ये 20% पे खड़े हैं, तो इसका मतलब है इनकी अभी इंस्पेक्शन होना बाकी है। और मैंने करंट पीरियड में 25,000 यूनिट्स पे काम करना शुरू किया, तो 25 जमा 5 30,000। 30,000 में से फॉर एग्जांपल 20,000 आगे चले गए, एनीथिंग 4,000 का लॉस हो गया, 6,000 यहां खड़े हुए। तो अगर आपका ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से कम है और लॉस यूनिट्स इंस्पेक्टेड की बेस पर है, तो फिर उसको कंसिडर करेंगे। ठीक है काजमी, समझ आ गया? जी दिस इज बोथ इन केस ऑफ वेटेड एवरेज एंड फाइफो। वेटेड एवरेज और फाइफो इस सवाल में कैसे अमल में आएंगे ये बताइए। आप बताइए काजमी, यही क्वेश्चन जो मैंने बोर्ड पे लिखा, इसमें फाइफो होगा तो क्या होगा? इसमें फाइफो होगा तो हम ये अज्यूम करेंगे कि फिनिश गुड्स में के 20,000 यूनिट्स में से पहले ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के 5,000 यूनिट गए और फिर बाकी 15,000 गए, और जो 4,000 का लॉस है वो 25,000 में से है, इनपुट में से। और अगर ये वेटेड एवरेज होगा तो 5,000 और 25,000 मिलके 30,000 हो गए। उस 30,000 में से ही 4,000 का लॉस है और उस 30,000 में से ही 4,000 की फिनिश गुड्स है। चले ठीक है जी। किसी और ने, अहमद जान, किसी और ने कोई क्वेश्चन पूछना हो? चलिए 7.8 आंसर क्वेश्चन 144 नोट 1। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है 7.8। ये क्वेश्चन है जी 7.8। हाँ जी आप बताइए। आंसर में जाऊं, आंसर पेज 144। ये बेटा फाउल लिमिटेड तो ये क्वेश्चन है, 7.8 तो ये क्वेश्चन है ताहिर। आप कोई हर सवाल का नंबर मिक्स कर रहे हैं। सवाल आप ये तो 7.8 तो प्रोसेस का सवाल है, आप मेरा बजटिंग का सवाल पूछ रहे हैं। आपने बेटा 7.8 नहीं, पहले 8.7 लिखा था। मुझे आपका सवाल भी समझ आ गया है, रीजन भी समझ आ गई है, परेशान ना हो, अभी 1 सेकंड में हो जाता है। ताहिर खामोश रहेंगे और आप सब बाकी लोग जवाब देंगे। मैं फिर कह रहा हूं, ताहिर खामोश रहेंगे और आप सब जवाब देंगे। ये सवाल आपके सामने स्क्रीन पे है। ये बताइए मेरे अगस्त की सेल्स कितनी है, इस कंपनी की अगस्त की सेल्स कितनी है? क्यूबे माहम, इफ्रा, अहमद जान, रिशान, कोई जवाब नहीं किसी की तरफ से कि इस कंपनी की अगस्त की सेल कितनी है। अखबार में इश्तार दे दें, किसी को शायद पता हो तो बता दें हमें आके। बेटा मैंने कहा हुआ है टाइम नहीं लगाना, नहीं समझ आ रही तो जवाब गलत है अहमद जान।
चले शुक्र अहमद ने जवाब तो दिया, बाकी सब तो मुंह में इलाचियां डाल के बैठे हुए हैं जी। अगस्त की टोटल सेल्स कितनी है? गलत जवाब माहम। एक और मेरी तरह का कोई नालायक आ जाए फिर मैं जवाब दे देता हूं। अहमद शराज साहब आप कोशिश तो करें, मैं भी बता दूं। चलो अच्छा, अगस्त की सेल है बेटा 6 मिलियन। अगस्त की सेल होगी 6 मिलियन। उस 6 मिलियन में से आधे पैसे रिसीव हो गए सितंबर में, 3 मिलियन रिसीव हो गया सितंबर में, और हाफ मिलना है अक्टूबर में 3 मिलियन। हमें 1 अक्टूबर का बैलेंस बताया गया हुआ है, तो 1 अक्टूबर का बैलेंस है 3 मिलियन, इसलिए कि 6 मिलियन की अगस्त की सेल में से 3 मिलियन तो हमें सितंबर में वसूल हो गया था, तो 1 अक्टूबर को मेरा रिसीवल था 3 मिलियन। दिस इज नॉट द सेल ऑफ अगस्त, दिस इज ट्रेड डेट रिलेटिंग टू अगस्त। ठीक है ताहिर, फर्क समझ आया? वो अगस्त की सेल्स नहीं है मेरा बेटा, वो अगस्त की सेल्स के अगेंस्ट डेटर्स हैं। अगस्त में तो मैंने बेची थी 6 मिलियन की चीजें, उसमें से आधे पैसे आ गए सितंबर में 3 मिलियन, तो 1 अक्टूबर को अभी बाकी अभी ताहिर ने 3 मिलियन वापस देना है, अभी आधा देना है वापस। जी वही कॉन्सेप्ट यूज हुआ है रूल ऑफ थंब वाला, और क्या हुआ है? माहम समझ आइए, तुमने गंदगी क्यों किया माहम? तुम्हारे अगर आप पास आओ मैं तुम्हारे कान पकड़ूं। अहमद जान साहब, इतना काबिल आदमी ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर रहा है। समझ आ गई बेटे अहमद अब आपको? चले शिराज को भी समझ आ गई। माम बेटी आपको समझ आ गई जी? कोई और क्वेश्चन? और पूछना तो क्यों लिखना है, नहीं पूछना तो नो लिखें ताकि मैं आज पढ़ाऊं। चलें, थैंक यू बेटा। जी ईमान आप कहां थी कल? ईमान आवाज आ रही है? अच्छा हाँ वो मिस कर गया था बेटा, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, फिर वो बाद में आपसे बात कर लूंगा। ठीक है चलें जी, किसी ने कुछ पूछना है तो क्यों लिखे, नहीं तो बस आगे चलें, फिर नहीं पूछना तो नो लिख दें ताकि मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करूं। हाँ माहम क्या था आज का होमवर्क? H10। H10 का मतलब है कि पैक की हैंडबुक का क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा जी, ये शिफा हॉस्पिटल वाला क्वेश्चन, ये जनाब आप सबके लिए आप सबने करके आना था, ये सीए फाइनल का सवाल है। कौन कौन करके आया जी? डन लिखे। अहमद शराज ने नहीं किया, माम ने किया है, सैयद शराज ने नहीं किया, रिशान ने नहीं किया, ईमान ने कोशिश किया, वकास ने नहीं किया, इफ्रा। बेटा आप लोग क्यों नहीं कर रहे यार? ये तो गंदी बात है ना बेटा, ये तो बुरी बात है। आप लोग नहीं कर रहे तो वो कैसे चलेगा? बेटा ये मैंने अहमद शिराज कल जाते हुए कहा था कि इसके बगैर तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की समझ ही नहीं ना आएगी। अच्छा इफ्रा, तो किताब इन ट्रांजिट है बेटी, तो अगर एक आध होमवर्क हो ना तो आपके ताल्लुकात क्लास में माहम के साथ अच्छे हैं? डू यू नो माहम इन दी क्लास? तो बट आप उसको कहती आपको फोटो खींच के भेज देती हैं। ऐसे ही मजाक से कह रहा हूं, तुसी कुड़ियां अपनी सेल्फियां खींच के दे 100 सेल्फी खींच लेती हो 1 सेकंड में है, तो किताब की तस्वीर नहीं खींच के भेज सकती एक दूसरे को। अभी मैं कहूं जरा इफरा तैयार होकर अपनी को 10-20 सेल्फियां खींच के भेजना तो फटाफट आ जाएंगी। ठीक है, वो डक वाला मुंह बना के भी आ जाएगी। चलो ठीक है बेटी। जी बेटा जिन्होंने किया है उनको कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में?
माहम ने किया है, अहमद जान ने किया है, और किस किसने किया है बेटा बताएं। ईमान ने कोशिश की है, और बेटा कहाँ है, जवाब ही नहीं आ रहा। माहम, ईमान, अहमद जान। अच्छा चलें, अच्छा मैं बात करता हूं अभी इस पे बेटा। माहम ये जो आपने सवाल रेज किया ना, हाँ जी इफ्रा आप कहाँ हैं बेटी। अच्छा माहम आपने जो पॉइंट रेज किया ना बेटा, ये हाँ ये अभी ना, अच्छा चले मैं आप लोगों को सवाल का जवाब देता हूँ। ये जो हम करते हैं ना बेटे, फ्लेक्सिबल बजट बनाते हैं, उसमें वेरिएबल कॉस्ट और फ्लेक्स्ड कॉस्ट का अलग अलग ही बजट बनाते हैं। अच्छा मैं आपके कहूँगा कि मेरे कुछ सवालों का जवाब दें। इफ्रा नहीं भी करके आए बेटी तो अब स्क्रीन पे देख रहे हैं, इफ्रा मेरी बेटी जवाब देगी, बाकी सब खामोश रहेंगे। इफ्रा ये बताएं कि शिफा हॉस्पिटल की कितनी कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है। 1 2 3 4 5। नजर आ रहा है मेरा बेटा, ये कॉस्ट गिवन है ऊपर फर्स्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन में। कितनी कॉस्ट इफ्रा वेरिएबल कॉस्ट है। 1 2 3 4 5 कितनी कॉस्ट है। इफ्रा का कनेक्टिविटी का इशू है, कोई और बताए। 4 इफ्रा कह रही हैं, काजमी भी कह रहे हैं 4। कोई और जवाब देगा। 4 4 सबका जवाब गलत है, सब मेरी तरह नालायक हैं। इफ्रा, काजमी, वकास, शिराज। इस कंपनी की एक वेरिएबल कॉस्ट है और वो वेरिएबल कॉस्ट है फूड कॉस्ट। फूड कॉस्ट इज दी ओनली वेरिएबल कॉस्ट। मेरा आप लोगों से अगला सवाल है, इस कंपनी की फिक्स कॉस्ट कितनी है। इफ्रा बताएं फिक्स कॉस्ट कितनी है। गलत जवाब माहम, गलत जवाब शिराज। अहमद जान ने सही जवाब दिया है। इस कंपनी की 2 कॉस्ट फिक्स कॉस्ट हैं, एक डेप्रिसिएशन और एक इंश्योरेंस। इस कंपनी की टोटल 6 कॉस्ट हैं, उसमें से एक वेरिएबल कॉस्ट है फूड कॉस्ट, 2 फिक्स कॉस्ट हैं डेप्रिसिएशन और इंश्योरेंस, और बाकी जो है हमारी 3 वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट हैं, वेजेस, यूटिलिटीज और मेंटेनेंस। ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट हैं। तो जब भी एग्जाम में सेमी वेरिएबल कॉस्ट आए, हम हमेशा उसको पहले स्प्लिट करेंगे बिटवीन टोटल फिक्स्ड एंड पर यूनिट वेरिएबल पोर्शन। और वो स्प्लिट करने के क्या टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। हाइलो मेथड है, शाबाश। अकाउंटेंट्स के पास एक ही टूल है, हाइलो मेथड। हाँ जी इफ्रा, अहमद शिराज, जिन्होंने 4 लिखा था, वकास, सबको समझ आ गया। चलिए मेरा आपसे अगला सवाल है, जो क्वेश्चन का पार्ट रोमन 1 है, टाइमलाइन के लिहाज से ये हमने कब किया होगा। क्वेश्चन का पार्ट रोमन 1, शाबाश माहम, 1987 और अर्लियर, दिसंबर 97 और अर्लियर, एंड ऑफ 87, शाबाश। और जो पार्ट रोमन 2 है ये कब किया होगा। शाबाश माहम, स्टार्ट ऑफ 89 और लेटर। जो पार्ट रोमन 1 है, ईमान, माहम, सब बच्चे, ताहिर, काजमी, जो पार्ट रोमन 1 है बेटा वो फ्लेक्सिबल बजट है, वो हमने 1988 शुरू होने से पहले बनाया। और जो पार्ट रोमन 2 है वो फ्लेक्स्ड बजट है। अब मैं माहम का वो जो सवाल मैंने उस वक्त से होल्ड किया था उसका जवाब देता हूं। पार्ट रोमन 1 सॉल्व करते हुए हमने फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट की बाइफरकेशन की है। फ्लेक्सिबल बजट हमने फिक्स्ड और वेरिएबल की बाइफरकेशन की बेस पे बनाया है। ऑल्दो माहम ने इकट्ठा कर दिया था लेकिन बनाना है। लेकिन पार्ट रोमन 2 टोटल बेसिस पे होगा। पार्ट रोमन 2 क्यों टोटल बेसिस पे होगा। शाबाश काजमी, और अच्छा जवाब दें। चूंकि एक्चुअल कॉस्ट इन टोटल अवेलेबल हैं तो लाइक को लाइक से मैच करते हैं। नहीं माहम उसका अच्छा जवाब है, काजमी का अच्छा जवाब है। एक्चुअल कॉस्ट इन टोटल अवेलेबल हैं तो इसलिए जो फ्लेक्स्ड कॉस्ट हम बनाएंगे वो भी इन टोटल बनाएंगे।
वरना माहम और अहमद शिराज हम फ्लेक्स भी तो अलग बना सकते थे ना, फ्लेक्स में भी वेरिएबल कॉस्ट लहदा ले लेते, फिक्स कॉस्ट लहदा ले लेते। तो काजमी का अच्छा जवाब है, चूंकि एक्चुअल कॉस्ट इन टोटल अवेलेबल हैं तो हमने फ्लेक्स कॉस्ट को भी इन टोटल कंसिडर किया, वरना फ्लेक्सिंग करते हुए भी हम वेरिएबल फिक्स अलग कर सकते थे। ठीक है जी, किसी को कुछ पूछना है तो क्यू लिख दें, नहीं तो नो लिख दें, ताकि फिर हम आगे चलें। चलें बेटा, फिर आप 5 मिनट की नमाज की ब्रेक करते हैं और उसके बाद फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को दोबारा से स्टार्ट करते हैं। सो प्रिसाइज 5 मिनट्स प्रेयर ब्रेक एंड देन विल स्टार्ट अ क्लास अगेन। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आ गए वापस, आप लोग बताया नहीं किसी ने आके। चल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। चलिए अच्छी बात है बेटा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग डिस्कस कर रहे हैं। कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का निजाम। क्विक रिवीजन, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के निजाम के 5 स्टेप्स हैं। सेटिंग स्टैंडर्ड्स, और कल हमने कहा था स्टैंडर्ड हमेशा क्वेश्चन में हमें गिवन होंगे। आज हम यहां से बात को स्टार्ट करते हैं। जो स्टैंडर्ड्स गिवन होते हैं वो स्टैंडर्ड्स गिवन होते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड की शक्ल में। आज का पहला की पॉइंट है, वी विल प्रिपेयर स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड इफ स्पेसिफिकली नॉट गिवन। अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड नहीं दिया हुआ होगा तो हम स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड बनाएंगे। अब यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड की शक्ल कैसी है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड की शक्ल देखते हैं, वो हमारी हैंडबुक का पेज 167, हैंडबुक के पेज 167 पे ये आपके सामने स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड की शक्ल बनी हुई है। स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड में डायरेक्ट मटेरियल 10 घंटे, डायरेक्ट प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस 60 रुपए, स्टैंडर्ड कॉस्ट 80 रुपए, डायरेक्ट लेबर 5 घंटे 10 रुपए का रेट 50 रुपए की कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स 5 घंटे 4 रुपए के रेट से 20 रुपए। ये बताइए फैक्ट्री ओवरहेड्स में 5 घंटे कहां से आए? फैक्ट्री ओवरहेड के 5 घंटे कहां से आए? ये यहां से आए। हमारी स्टैंडर्ड अजम्पशन है कि ओवरहेड एब्जॉर्प्शन की बेस होगी डायरेक्ट लेबर आर। और ये 4 रुपए क्या है? व्हाट इज दिस फॉर? काजी पूरा नाम बताएं। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, OAR, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ये तो ऐसी सूरत में है अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड के अंदर फिक्स्ड और वेरिएबल ओवरहेड्स अलग-अलग हूं, इकट्ठे हों। अगर फिक्स्ड और वेरिएबल ओवरहेड्स अलग-अलग हों तो जो लेबर के 5 घंटे हैं वो ही वेरिएबल ओवरहेड्स में भी, और लेबर के 5 घंटे फिक्स्ड ओवरहेड्स में ही। और ये जो 4 रुपए का रेट है ये 3 और 1 में स्प्लिट हो गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम जी? दूसरा पॉइंट, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड एक कॉस्ट यूनिट का बनता है। स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर 1 कॉस्ट यूनिट। और एक कॉस्ट यूनिट क्या होता है जी? एक कॉस्ट यूनिट क्या होता है? जिस चीज के लिए पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट की जाए। वो एक डिस्प्रिन की गोली भी हो सकती है, 10 डिस्प्रिन का एक पत्ता भी हो सकता है, 100 डिस्प्रिन का एक डब्बा भी हो सकता है, और 1000 डिस्प्रिन का एक बॉक्स भी हो सकता है। अब यहां पे रूल नंबर 3, बहुत ध्यान से बात सुननी है। अगर फिनिश्ड गुड्स और रॉ मटेरियल का यूनिट ऑफ मेजर डिफरेंट होगा तो एक कॉस्ट यूनिट कितने का है ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। मैं मिसाल देता हूं, मैं कुर्सियां बेचता हूं दर्जनों के हिसाब से, तो कुर्सी क्या फिनिश गुड्स का यूनिट ऑफ मेजर आ गया डजन। लेकिन कुर्सी बनाने में लगती है लकड़ी, वो फुटों के हिसाब से आती है, कपड़ा वो गजों के हिसाब से आता है, फोम वो मीटर्स के हिसाब से आता है, पाइप अलग आता है, ग्लू अलग आता है। अगर फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल का यूनिट ऑफ मेजर डिफरेंट होगा तो एक कॉस्ट यूनिट क्या है ये एग्जामिनर हमें बताएगा।
इसकी प्रैक्टिस करें, इसकी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि सवाल करने से समझ में आएगी बात, वरना तो मैं फ्रेंच बोलता रहूंगा और आप जर्मन समझते रहेंगे। तो मैं आप सबको सामने कुछ सवाल हैंडबुक के खोलता हूं और आप सबने ये बताना होगा कि ये सवाल में कॉस्ट यूनिट क्या है और वो कॉस्ट यूनिट एग्जामिनर ने क्यों बताया। तो मेरा एक सवाल है, क्या ये क्वेश्चन जो J1 है इसमें स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड बनाना पड़ेगा कि दिया हुआ है? दिया हुआ है, बिल्कुल ठीक है, नजर आ रहा है दिया हुआ, उसने लिखा ही है स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड पर यूनिट। अब ये बताइए इस कंपनी का एक कॉस्ट यूनिट क्या है? व्हाट इज वन कॉस्ट यूनिट? कॉस्ट यूनिट है एक, पर यूनिट, एक घी के डब्बे का ये स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड है। एग्जामिनर को क्यों बताना पड़ा ये कि एक घी के डब्बे का स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड है? कि बिकॉज घी का डब्बा एक है और उसके अंदर घी 5 किलो है। रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स का यूनिट ऑफ मेजर डिफरेंट है, एग्जामिनर को हाईलाइट करना पड़ गया। मैं एक और कॉम्प्लिकेटेड मिसाल से समझाता हूं। J3 बताइए, मेरा पहला सवाल है, सबने जवाब देने की कोशिश करनी है बेटा। ये लेक्चर के सबसे इंपॉर्टेंट जगह पे हम हैं। अहमद जान ने और ताहिर ने कल पॉइंट रेज किया था कि वेरिएंस एनालिसिस, मैं अगले चैप्टर की मिसालें दे रहा हूं, लेकिन बेटा अगले चैप्टर के लिए बेस अब बना रहे हैं। मेरा आप लोगों से पहला सवाल है कि J3 के अंदर स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड दिया हुआ है कि बनाना पड़ेगा? गिवन और टू बी मेड। काजमी कह रहे हैं बनाना पड़ेगा, बाकी लोग टू बी मेड। शाबाश, डेटा दिया हुआ है कॉस्ट कार्ड का, कॉस्ट कार्ड नहीं दिया हुआ, बनाना है, कॉस्ट नहीं निकाली, वो तो उसने यूनिट। आप लोग मुझे बताएंगे इस कंपनी का एक कॉस्ट यूनिट क्या है? पूरा जवाब देना है, मेरी क्लास में आधे जवाब वाले कोई थप्पड़ पड़ेगा। What is the one cost unit of Pelican Limited? Wrong answer, Kazmi. Wrong answer, Ifra. Wrong answer, Tahir. जिशान, आधा जवाब मेरी क्लास में गलत होता है। ताहिर गलत जवाब, जिशान क्लोजेस्ट हैं। मेरा एक कॉस्ट, शाबाश जिशान, ग्रेट, दैट्स द आंसर। जिशान और अहमद शिराक को अब अकल आ गई है, ताहिर तेन तो उनमें नहीं आई, ऐसी मजाक से कह रहा हूं। एक फिनिश गुड्स बेटा, कॉस्ट यूनिट फिनिश गुड्स होते हैं, ये है 400 जीटा, 400 यूनिट्स ऑफ जीटा, 400 डिस्प्रीन की गोलियां। ठीक है ताहिर, समझ आ रहा है? एक कॉस्ट यूनिट है, कॉस्ट यूनिट। वकास आपने कल का लेक्चर अटेंड किया था बेटा? कॉस्ट यूनिट वो होता है जिसके लिए कंपनी पर यूनिट कॉस्ट निकालती है। अगर मैं पेप्सी हूं, ठीक है, तो मेरा रॉ मटेरियल क्या है? चीनी, वो किसमें मिलती है? किलो में। और फिनिश गुड्स क्या है? पेप्सी, वो किसमें बिकती है? लीटरों में। तो रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स का यूनिट ऑफ मेजर क्या हो गया? डिफरेंट। तो अब एग्जामिनर को बताना पड़ेगा 1 लीटर पेप्सी बनाने के लिए कितने किलो चीनी लगती है। यहां एग्जामिनर को यह बताना पड़ेगा कि आप 1 लीटर पेप्सी का कॉस्ट यूनिट है आपका 250 ml कॉस्ट यूनिट है, या 250 ml की 24 बोतलें कॉस्ट यूनिट है। समझ आ गया? वकास शर्म नहीं करनी बेटे, 10 करोड़ दफा पूछेंगे, 10 करोड़ दफा बताऊंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं। काजमी ने जो चैट बॉक्स में लिखा ये सही जवाब है यार। वन कॉस्ट यूनिट ऑफ दिस कंपनी, काजमी नॉट जीटा, वन कॉस्ट यूनिट ऑफ दिस कंपनी इज 400 यूनिट्स ऑफ जीटा। कॉस्ट यूनिट एक से ज्यादा हो सकते हैं बेटे। पेप्सी वाले टीम भी बनाते हैं, मरिंडा भी बनाते हैं, फंटा भी, वो क्या पेप्सी वाले मरिंडा बनाते हैं, टीम बनाते हैं। चलें, अब ये बताएंगे आप लोग कि मुझे एग्जामिनर को ये क्यों बताना पड़ा? जी 400
यूनिट्स की पैकिंग, ताहिर 400 यूनिट्स की पैकिंग बेचते होंगे ना? ताहिर समझ आया है? दवाइयों की दुकान पे गए हो कभी? क्या हर दवाई जो होती है वो 10 गोलियों का डिब्बी होती है? कोई दवाइयों की गोली 100 गोलियों की होती है, किसी डब्बी में होती 6 गोलियां, किसी डब्बी में 20 गोलियां होती हैं। आप लड़ना शुरू कर देंगे कि नहीं कंपनी ने पैकिंग ये क्यों बनाई? भाई मर्जी है कंपनी की, अपनी वजह से बिजनेस चलाना चाहती है। मैं आज एतराज करता हूं पेप्सी के एक क्रेट में 24 बोतलें क्यों होती हैं? 7 बोतलें होना चाहिए। वो कहेंगे चलो बाबा जी आगे जा, हमें पता है हमने कारोबार कैसे चलाना है। ठीक है, तो कॉस्ट यूनिट क्या हुआ? इस कंपनी का कॉस्ट यूनिट क्या है? लिखो यार, व्हाट इज द कॉस्ट यूनिट ऑफ पेलिकन लिमिटेड? 400 यूनिट्स ऑफ जीटा। शाबाश। और एग्जामिनर को क्यों बताना पड़ा? बताना मजबूरी थी। वजह 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 मटीरियल। शाबाश माहम ने, शुक्र है किसी एक ने क्लास में सही जवाब दिया है। बिकॉज रॉ मटेरियल केजीज में है और फिनिश गुड यूनिट्स में है, तो एग्जामिनर को बताना पड़ा। सब लोग जब तक जवाब नहीं देंगे मैं हाँ ना नहीं बताऊंगा। J18, सब लोग बताइए J18 में इस कंपनी का एक कॉस्ट यूनिट क्या है? शाबाश, सब लोगों का जवाब नहीं आ रहा, सब लोगों का जवाब आए। ताहिर तुम्हारा जवाब गलत है। सॉरी, कुडंट स्टॉप माई सेल्फ। ताहिर साहब कॉस्ट यूनिट है 12,500 ट्यूबें, नॉट ट्यूबें, 12,500 ट्यूबें ऑफ लिक्विड सोल्डर कह लें, या 12,500 ट्यूब्स भी कह रहे हैं। ठीक है ताहिर, समझ आया है? वकास साहब ने जवाब दिया है। चलें, क्यों बताना पड़ा आपको? हमें एग्जामिन, मैं हूं एग्जामिनर, मुझे आपको क्यों बताना पड़ा कि एक कॉस्ट यूनिट है 12,500 ट्यूबें? वजह, रॉ मटेरियल किलोग्राम में है और फिनिश गुड्स ट्यूबों में है। मटेरियल ए, मटेरियल बी, मटेरियल सी, 3 रॉ मटेरियल मिलाते हैं तो टूथपेस्ट की 12,500 ट्यूबें बनती हैं। तो मैं वापस आता हूं अपने की पॉइंट पे। अगर फिनिश गुड्स और यूनिट ऑफ मेजर, फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल का यूनिट ऑफ मेजर डिफरेंट होगा तो कॉस्ट यूनिट क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल का यूनिट ऑफ मेजर सेम हो, यूनिट ऑफ मेजर सेम हो, तो कॉस्ट यूनिट गिवन भी हो सकता है। हो सकता है एग्जामिनर खुद बता दे कॉस्ट यूनिट क्या है। मैं इसका अगली सिचुएशन बाद में डिस्कस करता हूं, पहले सवालों पे आते हैं। J5, व्हाट इज द कॉस्ट यूनिट? J5, what is the cost unit? J5, what is the cost unit? जिन्होंने लिखा है 2200 किलोग्राम ऑफ फिनिश गुड्स उनका सही जवाब है, और जिन्होंने सिर्फ किलोग्राम लिखा है वो फिर मेरी तरह खोते ही हैं, वो फिर वही गलती कर रहे हैं। एक कॉस्ट यूनिट है 2200 किलोग्राम ऑफ फिनिश गुड्स। ये कंपनी 2200 किलोग्राम ऑफ फिनिश गुड्स की एक्चुअल कॉस्ट निकालती है और उसी की स्टैंडर्ड कॉस्ट है। और रॉ मटेरियल कितना है? कितना रॉ मटेरियल लग रहा है? टोटल बताएं, टोटल रॉ मटेरियल कितना लग रहा है? शाबाश काजमी, 2400 किलोग्राम रॉ मटेरियल लगाते हैं, 2400 किलोग्राम रॉ मटेरियल लगाते हैं तो 2200 किलोग्राम फिनिश गुड्स बनती है। तो हमारा स्टैंडर्ड क्या है? हम जब भी बनाते हैं 2200 किलोग्राम बनाने की प्रैक्टिस करते हैं, स्टैंडर्ड हमारा ये है। लेकिन इन एक्चुअल हमने कितने यूनिट्स बनाए? 12,100 किलो बनाए।
ये बताइए J9 व्हाट इज कॉस्ट यूनिट? J9 कॉस्ट यूनिट। ताहिर उन तो गलत दस आना तो मैं कंप्यूटर जो निकल के तन मार। जी ताहिर साहब कॉस्ट यूनिट आधा जवाब 1900 किलोग्राम ऑफ च्युइंगम। तो कॉस्ट यूनिट है 1900 किलोग्राम ऑफ च्युइंगम। रॉ मटेरियल कितने किलोग्राम लगा रहे हैं? शाबाश 2000 किलोग्राम रॉ मटेरियल लगा रहे हैं तो उससे 1900 किलोग्राम च्युइंगम बन रही है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के सवाल में सबसे इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है आज का, इसलिए मैं पूरा आधा घंटा इस पे लगाया है। आज मैंने इसके अलावा कुछ नहीं और पढ़ाया ना पढ़ाना है। तो मैं फिर दोबारा कहता हूं, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड, प्रिपेयर स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड इज स्पेसिफिकली नॉट गिवन। स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड हमेशा एक कॉस्ट यूनिट के लिए बनाया जाता है। अगर फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल का यूनिट ऑफ मेजर डिफरेंट हो तो एक कॉस्ट यूनिट क्या है ये क्वेश्चन में गिवन होगा, और अगर ऐसा ना हो तो एक फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल का यूनिट ऑफ मेजर सेम हो तो पहली सिचुएशन ये है कि कॉस्ट यूनिट गिवन होगा। ये पहली सिचुएशन है रोमन 1, और एक दूसरी सिचुएशन भी हो सकती है रोमन 2। वहां पे कॉस्ट यूनिट बराबर होगा रॉ मटेरियल आफ्टर लॉस। रॉ मटेरियल आफ्टर लॉस कॉस्ट यूनिट होगा। ये देखिए मैंने यहां पे लिख दिया था 1900 किलोग्राम ऑफ च्युइंगम। अगर मैं ना लिखता, सिर्फ कहता ये च्युइंगम का स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड है, तब भी आप देखते आपका रॉ मटेरियल 2000 और आफ्टर लॉस है 1900, तो आपका 1900 किलोग्राम ऑफ च्युइंगम का स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड होता। J17 व्हाट इज द कॉस्ट यूनिट? J17 व्हाट इज द कॉस्ट यूनिट? कोई जवाब नहीं किसी के पास। काफी सारे लोग जवाब दे लें, फिर मैं बताऊंगा सही है गलत। व्हाट इज कॉस्ट यूनिट ऑफ J17? सिर्फ 2 लोगों ने जवाब दिया है। सही जवाब है, शाबाश। ये रॉ मटेरियल आफ्टर लॉस 100 किलोग्राम। अहमद जान का है भाई, उसका जवाब नहीं आया। अहमद जान का नहीं बेटी, वहां पे भी नजर नहीं आ रहा था, किया तो था कंसिडर महम। 2200 किलोग्राम लगा के 1900, 2400 लगा के 2200, तो लॉस तो हो रहा था। लॉस इस तरीके से दिखाया नहीं था, अब दिखा भी सकते हैं। केड़ा सवाल कह रही है महम? कौन सा सवाल कह रही हैं? J18 कह रही हैं, ये जो सब स्क्रीन पे है। हम आप इस सवाल की बात कर रही हैं, इसमें यूनिट ऑफ मेजर डिफरेंट है, इसमें लॉस कभी भी नजर आएगा ही नहीं। चले माम मैं आपके साथ मिलकर सवाल ढूंढ लेता हूं। ये बताइए J5 रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स का यूनिट ऑफ मेजर सेम है। अच्छा चलो समझ आ गई है। जी जनाब, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड में किसी आलम दीन को कोई प्रॉब्लम? पक्की बात है, सब लोग नो लिखें। J5 ही है ना, तो वहां हम 2400 किलो इनपुट, 200 किलो लॉस और 2200 किलो फिनिश गुड्स। चले बहरहाल ठीक है। आप लोगों ने आज का आपका होमवर्क है कि आप लोगों ने 9.2 करके आना है क्वेश्चन बैंक का सवाल। ठीक है जी, होमवर्क पता चल गया सबको? माम अब मैंने आपके किसी सवाल का जवाब देना है। होमवर्क अहमद शिराज ये स्क्रीन पे है यार, जो सवाल स्क्रीन पे जो सवाल है 9.2 ये आपका होमवर्क है। ठीक है जी, कल हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल हम इंशाल्लाह वेरिएंस एनालिसिस का चैप्टर स्टार्ट
करने की कोशिश करेंगे। रेगुलर क्लास के लिए मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज। बाकी रेगुलर क्लास की बातें कल होंगी। अगर आप में से किसी ने कुछ पूछना तो क्यों लिख दें, नहीं पूछना तो रेगुलर क्लास ऑफ और 1-2 मिनट के पॉज के बाद स्पेशल क्लास शुरू कर लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस स्पेशल क्लास ऑन FOH। सो अहमद, शिराज, ईमान, काजमी, वकास, ज़ीशान। एज डिस्कस्ड अर्लियर बेटे, हम FOH का चैप्टर चूंकि बिलाल साहब ने आपके साथ काफी हद तक कर लिया था, तो मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग इस क्वेश्चन चैप्टर की कर रहा हूं। सो क्वेश्चन नंबर 3.1 आपका होमवर्क था, आप लोगों ने होपफुली कर लिया होगा। किस किस ने 3.1 किया है? वकास साहब ने किया है, अहमद, शिराज ने किया है और ईमान आपने नहीं किया, ज़ीशान साहब ने किया है। चले 3.1 में कोई प्रॉब्लम, क्वेश्चन वाइज चलते हैं। 3.2 जी, किस किस ने 3.2 किया है? जी 3.2 की कोई प्रॉब्लम तो क्यों लिखिए, वरना आगे चलें। कोई प्रॉब्लम नहीं, चले आगे चलते हैं। 3.3 ये कल रात में इसकी क्वेश्चन डिस्कस की थी। 3.3 शिराज ने कर लिया और किस किस ने किया है? 3.3 ज़ीशान ने किया है, चले अच्छी बात। 3.4 का पार्ट बी, ये किस किस ने किया हुआ है? ईमान ने किया है और चले, इसमें कोई प्रॉब्लम? यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो क्यों लिख दे। जी 3.6 किसने किया जी? 3.6 चले, आपका आज का पहला होमवर्क है 3.6। सॉरी 3.5 बेटा, मेरे मुंह से गलत निकला है मुशराफ। जे 3.5 किसी ने किया है? टेनरी वर्किंग, टर्नरी इंजीनियरिंग लिमिटेड किसी ने किया है? सॉरी। चलेंगे, आपका आज का पहला होमवर्क है 3.5। बेटी लेकिन करना है ईमान। 3.6 तो छोड़ दें। अब आया असल सवाल 3.7, किसी ने किया हुआ ये 3.7 क्वेश्चन? अहमद शिराज ने किया हुआ है और अच्छा ईमान ने किया हुआ है, काजमी ने किया हुआ है। बेटे अब ना मैं इस तरह पूछता जाऊंगा, अगर आप लोगों ने, जिन लोगों ने नहीं किया हुआ, चूंकि मेजोरिटी ने किया हुआ है, तो वो आप अपने प्रॉब्लम्स लेटर भी पूछ सकते हैं, ये नहीं कि खत्म हो गई, रात गई बात गई। जी 3.7 में से किसी को कोई प्रॉब्लम? जिन लोगों ने किया है जी, आई कैप का सोल्यूशन गलत है। 3.7 में आप लोगों ने पैक का सोल्यूशन फॉलो करना है। 3.7 का आई कैप का सोल्यूशन गलत है, हम लोग पैक का सोल्यूशन फॉलो करेंगे। 3.7 में किसी ने कुछ पूछना है तो क्यों लिख दे। जिन दोस्तों ने नहीं किया वो कर लें। ईमान आपने कुछ पूछना है बेटी? 3.8 किसी ने किया है? वकास ने किया है और ताहिर ने नहीं किया, और बाकी काजमी ने किया है और ईमान, ज़ीशान। अच्छा, इस सवाल में क्या बात डिफरेंट है? ये सवाल रूटीन का सवाल नहीं है, इसमें कोई बात मुख्तलिफ है, कोई बात अलहदा से है। जी मैं इंतजार कर रहा हूं आप लोगों के जवाब का, जिन्होंने किया है। ईमान, वकास, अहमद शिराज, नहीं अहमद, वकास डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेवल तो एग्जामिनर कभी भी दे सकता है आपको डॉज करने के लिए, और पहले भी सवालों में आया है। इसमें एक ऐसी चीज है जो पहले किसी सवाल में नहीं आई। नो ताहिर, नो, हाफ मिनट मोर, 30 सेकंड मोर। इस सवाल में डिपार्टमेंट्स नहीं है, वरना इससे पहले क्या होता था, हम FOH की कॉस्ट लेते थे। इससे पहले जितने सवाल थे FOH की कॉस्ट लेते थे,
उनको प्रोडक्शन या सर्विस डिपार्टमेंट से बांटते थे, उसकी बेस पे ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालते थे और फिर प्रोडक्ट कॉस्ट निकालते थे। इस सवाल में ये नहीं है। एफर्ट्स की कॉस्ट डायरेक्टली प्रोडक्ट्स के साथ लिंक हो रही है। एफर्ट्स की कॉस्ट को डायरेक्टली हम लिंक करेंगे अल्फा बीटा गैमा के साथ। समझ आ गया है क्या डिफरेंट है इस क्वेश्चन में? हाँ, वैसे तो बेटे ये चीज अब मैं आपको अब बता रहा हूं, क्योंकि मेजॉरिटी ने कहा कि उन्होंने कर लिया है। ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। दिस इज कॉल्ड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एबीसी। लेकिन एग्जामिनर ने रिक्वायरमेंट इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की है कि आप में से मेजॉरिटी ने, बल्कि किसी ने भी नहीं पढ़ा हुआ लेकिन उन्होंने कर लिया है। 3.9 अंबर लिमिटेड किस किसने किया है जी? ताहिर ने नहीं किया, अहमद शिराज ने नहीं किया, बाकी जवाब दें। जीशान, वकास, ईमान, काजमी ने किया है। और बेटा पूरा करना है, बड़े इंपॉर्टेंट सवालों में से है। ये आखिरी सवाल है इस चैप्टर का, नहीं चले आगे भी है खैर। तो आज का दूसरा होमवर्क है 3.9, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए। 3.10 किस किसने किया जी? अहमद शिराज ने नहीं किया, काजमी ने किया है, वकास ने नहीं किया, ईमान, ताहिर। चलें, जिन्होंने ये नहीं किया वो ये भी करें। तो मैं कुछ आगे नहीं पढ़ा रहा, आप लोग यही सवाल पूरे करें, हैंडबुक के क्वेश्चंस पूरे करें। ये तो आपका आज का होमवर्क है, हैंडबुक के क्वेश्चन। जी इस क्वेश्चन में एरर है, वो मैंने ठीक करवा दिया था, मैं दोबारा कर देता हूं। इस क्वेश्चन का एरर आप सब लोग नोट कर लें। ये यहां पे सर्विस का वर्ड एडिशनल है, 2 डिपार्टमेंट्स। उसके अलावा यहां पे भी 2 डिपार्टमेंट्स, बस यही करेक्शन है। काजमी यही कह रहे हैं, कोई और कह रहे हैं? अच्छा जी, इस चैप्टर में क्वेश्चन बैंक में से जिसने जो सवाल आज नहीं किया था आज तक, वो आज करेगा। ठीक है जी। क्वेश्चन बैंक से किसी को कोई प्रॉब्लम तो क्यों लिखिए, नहीं तो नो लिखिए अब तक की डिस्कशन में। बाकी जो आप होमवर्क करके आएंगे ज़ाहिर है उस पर तो मैं सवालों का जवाब दूंगा कल। चले मैं क्वेश्चन बैंक को बंद कर रहा हूं। अब आ जाए पैक की हैंडबुक। पैक की हैंडबुक में से कुछ क्वेश्चन कंपल्सरीली करने हैं आपने, बड़े अच्छे अच्छे सवाल हैं जिनके बगैर गुजारा नहीं है। वो आपका ईद की छुट्टियों का होमवर्क होंगे। उनमें से एक तो ये क्वेश्चन है जो इस वक्त स्क्रीन पे है, C4, 10 नंबर का सवाल है लेकिन अच्छा सवाल है। ईमान आवाज आ रही है बेटे? वॉइस आ रही है? ईमान आवाज सही आ रही है? चले, ये C4 क्वेश्चन आप लोगों ने ईद की छुट्टियों में करना है। ये ईद का होमवर्क है, ईदी है मेरी तरफ से। C4 पहली ईदी, और C14 कर लें। C4 और C14 क्या हुआ ताहिर, किससे अल्लाह की पनाह मांग रहे हैं जी? ताहिर साहब ईदी से अच्छा नहीं बेटा, ईदी तो लेनी पड़ेगी। अभी तो असल ईदी में सैटरडे वाले दिन दूंगा, ये तो ऐसी चुंगा है। ताहिर चुंगा समझना ना। चलिए ठीक है जी। सो C4 और C14 आप लोगों ने ईद की छुट्टियों में करना है। बाकी ये जो इसके क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन, ये आप लोगों ने कल करके आने हैं। कल हम इसका अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। किसी ने कुछ पूछना है तो क्यों लिख दे, अदरवाइज मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी।